चर्चा ये है कि नीरज सिंह लखनऊ पूर्वी विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी का एक पूरा स्ट्रक्चर है, वह निर्धारित करता है कि किस क्षेत्र के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त है। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा पर बीजेपी का खासा जोर है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले उसे भी सेटल कर दिया जाएगा। आस्था से जुड़ी हुई हो तो उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। क्या कभी आपके दिमाग में, कभी दिल में, कभी आपके सवाल आता है कि आप अगर राजनाथ सिंह जी के बेटे नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको बड़ा मौका काफी पहले मिल गया होता? आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं जब आप किसी संस्था से जुड़ जाते हैं तो वह महत्वपूर्ण नहीं रहती। इस बार हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार्डकोर हिंदू छवि से थोड़ी अलग हटते हुए मुस्लिमों पर, अल्पसंख्यकों पर भी थोड़ा फोकस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी सदैव से रही है। परिवारवाद को लेकर आपका क्या सोचना है? कुछ लोग यह मान लेते हैं कि परिवार के अंदर पैदा होकर संगठन भी उन्हीं का है। फिक्की के आप चेयरमैन हैं, फिक्की के बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सकें। कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तमाम सेमिनार्स करते हैं, कॉन्क्रीट हमें सजेशंस मिलते हैं, उनको हम सरकार तक ले जाने का काम करते हैं। एक युवा मुख्यमंत्री योगी जी के काम से कितनी प्रेरणा आपको मिलती है? जिम्मेदार और ईमानदार नेतृत्व किस प्रकार से प्रदेश का पूरा परिदृश्य बदल देता है, यह उसका जीता जागता उदाहरण है। पिताजी से बात होती है, पिताजी से राजनीति को लेकर, घर को लेकर, फ्यूचर को लेकर बात होती है? कुछ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा हो जाती है, कुछ सामाजिक, और राजनीतिक तो बहुत कम ही हो पाती है। नीरज सिंह को क्या पसंद है, क्या ना पसंद है? आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एक बेहद खास मेहमान। हमारे साथ एक ऐसे युवा चेहरा मौजूद हैं जो भारतीय राजनीति और खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति के बहुत ही तेजी से उभरते हुए चेहरे हैं। पिता केंद्र में एक वरिष्ठ मंत्री हैं, इनके खुद के एक बड़े भाई नोएडा से विधायक हैं। आप समझ गए होंगे हमारे साथ मौजूद हैं नीरज सिंह। लेकिन मैं इनके पास जाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि अगर नीरज सिंह जी के बारे में आपको जानना है तो आप यूपी में जाइए और खासतौर से लखनऊ की गलियों में, चौराहों पर पार्षदों से, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात करिए तो आपको पता चलेगा कि नीरज सिंह कौन है। राजनाथ सिंह के पुत्र होने के साथ उससे आगे बढ़कर जो नीरज सिंह ने अपनी एक पहचान बनाई है, वो आप जब उन लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीरज सिंह की अपनी एक अलग पहचान है, अलग मेहनत करके उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। और ये सब उन्होंने कैसे किया है, इस सब के बारे में आज हम उनसे जानेंगे, विस्तार पूर्वक बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नीरज सिंह जी। नीरज सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। कैसे हैं आप? बस बिल्कुल अच्छा हूं और मेरी खुशनसीबी है कि आज आपके माध्यम से आपके तमाम व्यूअर्स से भी मेरा साक्षात्कार होगा। उसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद आपको भी कि आपने अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम से आपने समय निकाला। और हम जब भी क्योंकि बातचीत करते हैं किसी भी व्यक्ति से, लगातार सोशल मीडिया पर कमेंट आते थे और ये लंबे समय से वहाँ लोग चाह रहे थे कि नीरज सिंह जी मंच पर आएँ, अपनी बात रखें, क्योंकि खासतौर से युवा आपको बहुत बड़ी तादाद में फॉलो करते हैं, आपको जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आपके विचार जानना चाहते हैं। हम तमाम बातों पर जाएं, बिंदुवार तरीके से कोशिश करें तमाम सवालों के जवाब खोजने की। उस सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत यहां से करना चाहता हूं कि आप अपना तारुफ, अपना परिचय किस तरीके से जनता के सामने देना ज़्यादा पसंद करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र में वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र के तौर पर, पंकज सिंह जी के छोटे भाई के तौर पर, या भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए चेहरा और फिक्की के चेयरमैन नीरज सिंह के तौर पर? मैं समझता हूं कि मेरी पहचान मेरे नाम में ही छिपी हुई है। हम कर्म धर्म वचन नाम से भी नीरज, और नीरज का पर्यायवाची होता है कमल। तो मैं इस कमल का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और इस पार्टी के मूल विचार को जन जन तक पहुंचाने का एक उद्देश्य शुरू से रहा। यही हमारे संस्कार में रहा, यही हमारे व्यवहार में रहा। और अगर मेरा परिचय भी अगर मैं चाहूँगा तो इस पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में, जो इस पार्टी की विचारधारा, जिसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसमें हर एक व्यक्ति की चिंता करने वाला अंत्योदय का भाव, यह हमारा विचार जन जन तक पहुँचे। भारत केवल एक राष्ट्र के रूप में ही संगठित न दिखे, एक विश्व गुरु के रूप में हमारा देश स्थापित हो। मुझे लगता है यही एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का धर्म है और उसी धर्म का हम अनुसरण एक कार्यकर्ता के रूप में करें। यही मेरा परिचय है और यही मेरा नाम भी। शानदार परिचय और शानदार नाम के बाद एक चर्चा इस वक्त चल रही है, पॉलिटिकल फिजाओं में है। जवाब इसका प्रदेश की जनता भी चाहती है, लखनऊ की जनता भी चाहती है, आपके चाहने वाले भी चाहते हैं। योगी सरकार की जब पहली बार सरकार बनी थी, योगी सरकार, तो उसमें एक मंत्री थे आशुतोष टंडन साहब।
उनका निधन हो गया है। उनके निधन के बाद लखनऊ पूर्वी विधानसभा रिक्त हो गई है। चर्चा ये है कि नीरज सिंह लखनऊ पूर्वी विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, ऐसी चर्चाएं मुझे लगता है कि हर रोज़ अखबार की सुर्खियों के लिए ठीक हैं। सोशल मीडिया के क्षेत्र में लोग अगर इस प्रकार की चर्चा करते हैं, मुझे लगता है इस पार्टी के अंदर व्यक्ति विशेष कोई भी निर्णय नहीं लेता। यहाँ पर पार्टी का एक डेकोरम है, पार्टी का एक पूरा स्ट्रक्चर है, वह निर्धारित करता है कि किस क्षेत्र के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त है। मुझे लगता है इस पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, यह समय है पार्टी को वापस देने का। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूं। इस पार्टी ने अगर यह कहा कि आपको दरी बिछानी है तो हम दरी भी बिछाएंगे। इस पार्टी ने कहा कि किसी बड़े से बड़े नेता के सामने छाती अड़ाकर आपको चुनाव लड़ना है तो वह भी लड़ेंगे। जहां तक पूर्वी विधानसभा की बात है, हमारे आशुतोष टंडन जी उस क्षेत्र लखनऊ विशेष के ही नहीं, उन्होंने मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर जो योगदान दिया है वो अतुलनीय है। मुझे लगता है कि उनका किया हुआ कार्य जो भी प्रतिनिधि वहाँ से चुन कर आए उसको आगे बढ़ाने का काम करे, ऐसी मेरी इच्छा भी है और ऐसा मेरा मानना भी है कि उस लकीर को बड़ी करने की आवश्यकता है। और जो भी निर्णय करना है मुझे लगता है कि यह पार्टी तय करेगी, या किसी चौराहों पर और किसी चर्चाओं में आकर यह निर्णय नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं, आप ये सही कह रहे हैं कि चौराहों पर नहीं होगा, लेकिन अंततः जनता ही फैसला करती है। और ख़ासतौर से लखनऊ की जो जनता है, पार्षद है, विधानसभा चुनाव होते हैं, छोटे छोटे चुनाव होते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि आप गली गली में जाते हैं, तमाम पार्षदों के लिए प्रचार करते हैं, और जब वहाँ जनता का सर्वे हो या जनता से बातचीत हो तो वो लोग उम्मीद कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं, उनकी उम्मीद की किरण आपसे है कि पूर्वी विधानसभा से इस बार आप चुनाव में जाएं। वो लोग ऐसा चाहते हैं। मैं केवल लखनऊ ही नहीं, मैं कार्यकर्ता के रूप में मुझे गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह जब चुनाव लड़े, वहाँ से जब विधानसभा का चुनाव यहाँ से सुनील शर्मा साहिबाबाद से लड़े हों, चाहे वहाँ लखनऊ से अगर अंजनी श्रीवास्तव लड़े हों, चाहे फिर मिर्ज़ापुर से रत्नाकर मिश्रा लड़े हों, एक कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करना और उसको पार्टी के कार्यक्रमों योजनाओं को, जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाएं हैं, जिस प्रकार से योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है, इस संकल्प को लोगों के बीच में ले जाने का हम काम करते हैं। और इन कार्यों को करते हुए अगर लोगों के बीच में अगर हमें प्रेम मिलता है, उनका सम्मान मिलता है, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बोनस के रूप में है। और लखनऊ का भी जो मैं कार्य करता हूं, तो मेरा यह मानकर चलना है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमारे एक बड़े परिवार का सदस्य है। अगर उसकी कोई चिंता, चाहे उसकी स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो, अगर उसके किसी बच्चे की नौकरी की चिंता हो, तो यह हमारी चिंता होनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति पॉलिटिकली अगर एक्टिव है, तो मुझे लगता है उसका सोशल इंक्लिनेशन बहुत आवश्यक होता है। और यही कारण है कि केवल लखनऊ के भीतर जो कार्य चल रहे हैं उनका प्रचार प्रसार अलग है। मैं व्यक्तिगत प्रयास से, हम लोग अटल स्वास्थ्य मेला करते हैं, वो हेल्थ मेला के अंदर अभी हमने 17-18 तारीख को 2 दिवसीय लगाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 32,000 लाभार्थी उसके थे। मार्च अप्रैल में मैंने रोजगार मेला नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और रोजगार मंत्रालय को लेकर जोड़ा। हम 5,884 ऑफर लेटर्स दिए। मैं ये सवाल आपसे करने वाला था, ये सवाल लिस्ट में भी था कि आप युवाओं के लिए रोल मॉडल का भी काम करते हैं, और वो कैसे आप निभाते हैं इसका मैं उदाहरण आपको बता देता हूँ। सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए अटल स्वास्थ्य मेला, हर साल रोजगार मेला लगाते हैं, इनसे आपको कितना सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है? देखिए, मैं सभी युवाओं को कहता हूँ, युवा, दिस कंट्री हैज़ 65% पॉपुलेशन विच हैज़ एज बिलो 35। 35 साल से कम की आयु की 65% आबादी है। इस देश का जो भी दिशा और दशा होगी, इसमें युवाओं की भागीदारी है। मैं युवा का सदैव संधि विच्छेद कह के कहता हूँ, युवा का यू से युग और वाह से वाहक। इसीलिए कहा गया कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस सोशल मीडिया के ज़माने में कई बार हम, इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़माने में हम कई बार जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, उस पर हम शायद सही राय नहीं रख पाते हैं। और मैं कहता हूँ युवाओं को कि भाई, सोशल मीडिया के ज़माने में ज़्यादा उससे न करके आप, एवरीबडी वांट्स टू चेंज द सिस्टम। सब युवा कहते हैं कि हम बदलाव ला देंगे, पर दे डोंट नो दैट एवरी सिस्टम इज ड्रिवन बाय सम काइंड ऑफ पॉलिसीज। हर एक सिस्टम जो है किसी न किसी पॉलिसी से बना हुआ है। आपको शिक्षित होने की आवश्यकता है।
और तमाम जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको साथ जोड़कर हमने जो रोज़गार मेला किया है, जैसे मैंने बताया कि 5,884 ऑफर लेटर्स, और हम जल्द ही 12-13 जनवरी को फिर से हम करने जा रहे हैं रोज़गार मेला। और मुझे पूरा आशा है आपके माध्यम से लोगों को भी मैं आमंत्रित करता हूं लखनऊ की धरती पर, आइए, आपको आपकी प्रतिभा के अनुसार आपको वहां रोज़गार की व्यवस्था मिलेगी। कोई आपने इस बार संख्या निर्धारित करी है, जैसे पिछली बार 32,000 आप बता रहे हैं? नहीं, अटल स्वास्थ्य मेले में तो 32,000 लाभार्थी थे। ये संख्या नहीं है कि मैं कोई तय करूं, जितने लोग वहां पर आ जाएं। मेरी प्राथमिकता यह रहती है कि कोई भी वहां से निराश न पहुंचे। मान लीजिए कि उस हेल्थ मेला में उनको अगर व्यवस्था नहीं मिल पाई तो फिर इसके बाद हम उनकी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और बाद में उनसे संपर्क करते हैं, और दूसरे जो स्वयंसेवी संगठन हैं उनके माध्यम से उनको लाभ पहुंचे, उन तक उनकी आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थाएं पहुंचे, उसकी चिंता करते हैं। और जो रोज़गार मेले में आते हैं, जिनको मान लीजिए कि उनके अनुसार उनको वहाँ नौकरी नहीं मिल पाती, तो उनका भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और रोज़गार मंत्रालय के पास उनका डेटा इकट्ठा हो जाता है। और समय समय पर जब भी इस प्रकार के रोज़गार मेले लगते हैं तो उन पर नोटिफिकेशन उनको जाता है और उनको आमंत्रित किया जाता है कि वो रोज़गार मेले में आएँ और वो अपनी सहभागिता करके और आगे अपने रोज़गार के अवसर तलाश सकें। रोज़गार मेले से अलग भी हम ये देखते हैं कि लगातार लगभग 16-17 सालों से हम कंटिन्यू आपको देखते हुए आ रहे हैं कि आप लोगों के बीच में रहते हैं, चाहे आप लखनऊ में रहें, दिल्ली में रहें, यूपी के किसी और स्थान पर रहें, विधानसभा में रहें, वहाँ लोगों की समस्याओं को आप सुनते हैं, उन समस्याओं को सुलझाने की आप कोशिश करते हैं। किस तरह के लोग आपसे उम्मीद करके आपके पास आते हैं और समस्याओं का समाधान किस तरीके से करते हैं, क्योंकि वो संख्या हम देख रहे हैं लगातार बढ़ती जा रही है? मैंने कहा कि शायद यही एक सच्चे कार्यकर्ता की पहचान है कि वह लोगों के साथ कार्य करता रहे और फल की चिंता न करे। और जितना कुछ इस पार्टी ने हमें दिया है, मुझे लगता है बहुत लोगों को वो नसीब नहीं है। तो हमें इस ईश्वर के दिए हुए वरदान का हमें बोध होना चाहिए और हमें कभी भी अपने मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार का द्योतक रावण होता है और रावण का अंत किस प्रकार का हुआ और किस रूप से हम देखते हैं। बिना अहंकार के आप हर एक व्यक्ति जो आपके आवास पर पहुंचे, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी आय वर्ग का हो, मैं ईश्वर ने मुझे इस घर के अंदर पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री सभी के दर्शन का मुझे लाभ मिला है। तो यह मुझे महत्व नहीं रखता कि कौन सा व्यक्ति कितना बड़ा है, मुझे उसकी समस्याएं बड़ी दिखती हैं और वो मुझे लगता है कि वो आवश्यक है कि उसको महत्ता देते हुए, उस समस्या को महत्ता देते हुए उसका निराकरण हो। और शायद कहीं ना कहीं लोगों का मुझसे जुड़ाव होता होगा, तभी लोग आते हैं। और मेरा भी ये है कि जो प्यार सम्मान वो मुझे दे रहे हैं, जब अवसर मिले तो मैं भी उसी प्यार सम्मान को ब्याज सहित उन्हें वापस कर सकूं, यही एक छोटा सा प्रयास मेरा रहता है। आपने घर की बात करी तो एक सवाल और मेरे दिमाग में आ गया और मुझे लगता है इस सवाल का सामना आपको बार बार करना पड़ता होगा। घर की आपने बात करी और आपने बताया कि ऐसे घर में आप पैदा हुए हैं, ऐसे घर से आप आते हैं जहां पर छोटे कार्यकर्ताओं से लेके, पार्षदों से लेके और आपने प्रधानमंत्री तक से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और लगातार आप संपर्क में रहते हैं, जानते हैं, समझते हैं। परिवारवाद को लेकर आपका क्या सोचना है? निश्चित रूप से अगर कोई माँ की कोख से पैदा होते ही किसी पद विशेष का या फिर किसी प्रधानमंत्री के, देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी उसकी पहचान होने लगे, लोग उसे मानने लगे, तो वो परिवारवाद की परिधि में आता है। और इससे पहले मैं किसी और पर टिप्पणी करूं, मैं खुद पर आता हूं। मैं 16 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कोई यह नहीं कह सकता कि मैंने आज तक किसी संगठन के पद की भी लालसा करी हो या फिर मैं किसी सदन विशेष में जाने की मैंने चेष्टा करी हो। मेरा सीधा सा अर्थ यह है कि परिवारवाद वहाँ पर होता है कि जो लोग यह मानकर चलते हैं कि किसी परिवार विशेष में पैदा होना उनके लिए यह हक देता है कि वह किसी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से संगठन में आप काम करते जाइए, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते जाइए, समय आएगा तो संगठन आपकी प्रतिभा के अनुसार आपको कोई ना कोई अवसर जरूर दे देगा। पर कुछ लोग यह मान लेते हैं कि परिवार के अंदर पैदा होकर संगठन भी उन्हीं का है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह परिवारवाद की परिधि में आता है और ऐसे परिवारवाद को ख़त्म करना बहुत ही आवश्यक है, जहाँ पर मुझे लगता है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी काम करके
खड़ा हो। और यही कारण है कि एक चाय की रेहड़ी लगाने वाला का बेटा आज प्रधानमंत्री बना है। तो इसलिए वजह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने में सही में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया है, और इसीलिए एक किसान परिवार का बेटा आज रक्षा मंत्री है और एक चाय की रेहड़ी लगाने वाले का बेटा प्रधानमंत्री है। लेकिन एक सवाल है, और आपके दिल से ये जवाब हम चाहेंगे जनता के बीच जाए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को परिवारवाद के नाम पर घेरती रहती है। आप 16-17 साल से लंबे समय से काम कर रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में लोगों के बीच में। क्या कभी आपके दिमाग में, कभी दिल में, कभी आपके सवाल आता है कि आप अगर राजनाथ सिंह जी के बेटे नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको एक बड़ा मौका काफी पहले मिल गया होता? देखिए, मैं ये नहीं परिवारवाद की वजह से नुकसान हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं भी हाड़ मास का व्यक्ति हूँ, और निश्चित रूप से कई भावनाएं हृदय के अंदर होती हैं, पर मैं वह भी व्यक्ति हूँ कि मैं जानता हूँ अपनी मर्यादाओं को, और मर्यादा चाहे वो परिवार के अंदर की हो चाहे पार्टी के अंदर की हो, उस मर्यादाओं का अनुसरण सदैव करते रहना चाहिए। आपकी व्यक्तिगत इच्छाएं जब आप किसी संस्था से जुड़ जाते हैं तो वह महत्वपूर्ण नहीं रहती, संस्था का उद्देश्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंडा बनाया है वो एजेंडा हर एक कार्यकर्ता को मानना, यह उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस परिवार विशेष में पैदा होने के लिए मुझे इस बात का गर्व है कि मैं राजनाथ सिंह जी का बेटा हूं, और मैं अपनी जिस माँ के कोख से पैदा हूं मुझे गर्व है इस बात का। और उस वजह से मेरे को बहुत कुछ, मेरी एग्जिस्टेंस ही उसी वजह से है मेरा। तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को अपने माता पिता के ऊपर गर्व होना चाहिए, उनसे स्नेह होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। और यह छोटी पद मिला नहीं, यह नहीं मिला, मुझे लगता है यह चीज़ें हैं ईश्वर ने इस परिवार में पैदा किया, यही अपने आप में एक ब्लेसिंग। लेकिन एक सवाल तो ये आता ही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ऐसा कहा जाता है वहाँ परिवारवाद का फायदा मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में खुद ही सोचिए ना, आप खुद ही सोचिए, जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गई। फिर इसके बाद राहुल गांधी जी अपरोक्ष रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष की चाबी उन्हीं के पास रहती है, और कल को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। वहाँ पर अखिलेश जी हैं, वहाँ पर राम गोपाल जी भी हैं, शिवपाल जी हैं, मुलायम सिंह जी हैं। एक ही परिवार विशेष में तमाम नाम आपको ऐसे दिखते हैं, तब यह लगता है, मन में प्रश्न खड़ा होता है कि क्या निश्चित रूप से यह किसी विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति हैं, क्या ये सही में उस लोहिया के नाम को जिसका अनुसरण करने की बात करते हैं, क्या उस विचारधारा को मानते हैं, या तो फिर केवल अपने परिवार विशेष को चलाने का माध्यम इस राजनीति को बनाकर रखा है। तो मुझे लगता है कि इन पार्टियों को सोचना होगा, क्योंकि निश्चित रूप से इस बड़े से मुद्दे को प्रधानमंत्री ने बड़ी मजबूती से अब जनता के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया है, और जनता भी इन चीज़ों को देखती है और उसी के अनुसार वोट करके बार बार भारतीय जनता पार्टी का चयन करती है। तो जानती है कि इस भारत के लोकतंत्र को जिंदा रख सकता है तो एक भारतीय जनता पार्टी जैसी लोकतांत्रिक पार्टी ही कर सकती है। चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त अयोध्या मंदिर सबसे ज़्यादा चर्चा में है, राम मंदिर सबसे ज़्यादा चर्चा में है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया है, उसे लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है, तरह तरह की राजनीति हो रही है। नीरज सिंह इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, राम हमारे आस्था के केंद्र हैं। राम केवल कोई चरित्र मात्र नहीं है, वह एक जीवन शैली है। उनके जीवन के क्षण क्षण से व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रेरणा लेता है, और इसीलिए उनको पुरुषों में उत्तम कहा गया, क्योंकि जीवन भर उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया। तो आज उन भगवान राम की अगर जन्मस्थली पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, और जब सभी एमिकेबली हो रहा है, सभी वर्ग जब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार की उसमें नकारात्मक टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम का मंदिर, वहाँ पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगी। उसके बाद संगठन ने यह तय भी किया है कि जगह जगह भंडारे भी होंगे, और यह हमारी एक पूजा प्रक्रिया का एक भाग विशेष है। मुझे लगता है
कोई भी इसमें नकारात्मक टिप्पणी करता है तो वो केवल और केवल कोरी राजनीति है। इसको किसी प्रकार के राजनीतिक का एक विषय न बनाया जाए और हर एक व्यक्ति भगवान राम की उस प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बने, उनके उस जीवन से प्रेरणा ले। मैं तो बस इतना ही कहूँगा। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा पर बीजेपी का खासा जोर है। ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले उसे भी सेटल कर दिया जाएगा। इसे लेकर आप कुछ बताना चाहें? नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मथुरा अगर भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, अगर वो भव्य रूप पाती है तो उसमें समस्या क्या है? आज मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कहूँगा कि भगवान राम की जन्मस्थली यहाँ, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली यहाँ, काशी विश्वनाथ हमारे भगवान शंकर की जन्मस्थली कहाँ, यहाँ पर इस उत्तर प्रदेश का चित्रण क्या होता था कि अरे यहाँ पर तो एक माफिया नेक्सस चलता है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं और इन सांस्कृतिक धरोहर को पहली बार किसी ने जोड़ने का काम किया है। इसको, इस उत्तर प्रदेश को कल्चर टूरिस्ट स्पॉट बनाने का किसी ने सोचा तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने ही सोचा ना। आज गंगा एक्सप्रेसवे जब चलती है हरिद्वार से तो वो तमाम हमारे इन सांस्कृतिक जो प्रतीक, सांस्कृतिक धरोहर, उनको संजो कर उनका अगर उनका प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, वहाँ पर उसको भव्य रूप देने का काम कर रही है, तो किसी को समस्या क्यों होनी चाहिए? ये हमारी पहचान है, यही और मुझे लगता है कि इसी पहचान को हमारे पूरे विश्व के अंदर लेते जाने का काम करना चाहिए। अनावश्यक लोग इन चीज़ों में राजनीति ढूंढते हैं, इसको किसी वर्ग विशेष, धर्म विशेष से जोड़ कर देखते हैं। मुझे लगता है जो हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि अगर कोई चीज़ आस्था से जुड़ी हुई हो तो उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अनावश्यक लोगों ने इसको राजनीति का विषय बनाकर रखा है, इससे बचना चाहिए और इस उत्तर प्रदेश और इस उत्तम प्रदेश के बारे में चिंता करते हुए इन विषयों से अपने आप को अलग करना चाहिए। आप युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, युवाओं को लेकर, को आपने अभी परिभाषित भी किया, तो मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है और इसमें युवाओं की भागीदारी पर खासा जोर दे रहे हैं जी। तो इसे लेकर आप युवाओं के बीच में जब बैठते हैं तो कुछ आपको बातचीत होती है, कुछ आप लोगों के डिस्कशन होता है आपस में? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि कार्यक्रम किए जा रहे हैं जगह जगह से लेकर तमाम। देखिए, प्रधानमंत्री ने स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं को प्लेटफॉर्म दिया। आज करीबन 11 करोड़ से ज़्यादा हमारे युवा साथी आज स्किल इंडिया के माध्यम से अलग अलग जॉब पे, अलग अलग ऑक्यूपेशन में अपने आप को व अपनी प्रतिभा को निखार कर वो स्थान पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आज सेना के अंदर भी उन्होंने अग्निवीर जैसी स्कीम्स लाई हैं और आज भारत का युवा यहाँ इंडिया से लेकर सिलिकॉन वैली तक अपनी छाप छोड़ रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग प्रधानमंत्री के इस मॉडल की चर्चा करते हैं जहाँ उन्होंने हर एक व्यक्ति को छूने का काम किया है। आज देखिए, जब मैं एक फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी की बात करता हूँ तो जनधन योजना 49.8 हमारे प्रतिशत लोगों के लिए जनधन खाते, करोड़ खाते खुल गए। हमको G20 के अंदर भी हमको भागीदारी करने का मौका मिला, हमको यहाँ उसका आयोजन कराने का मौका मिला। पूरे देश ने भारत के इस अध्यक्षता भी मिली, इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के पटल पर भारत मजबूती से इसीलिए आगे बढ़ रहा है कि अब सब लोग एक साथ जुड़कर देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत एक शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। आपने प्रधानमंत्री मोदी के विजन के बारे में बताया। एक और व्यक्ति हैं जिनके विजन को लेकर तमाम चर्चा हो रही है और उनके अच्छे काम को लेकर दुनिया भर में, न सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर भी बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की मैं बात कर रहा हूँ। युवा मुख्यमंत्री हैं, आप बहुत करीब से उनके काम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक युवा मुख्यमंत्री योगी जी के काम से कितनी प्रेरणा आपको मिलती है? जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बारे में बाहर, या मैं भी बाहर भी रहा हूँ, तो लोग कहते थे कि अच्छा उत्तर प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो भाई बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड माफिया है और वहाँ पर तो लोग, दबंग लोग बहुत रहते हैं। और ये इस वजह से बनी थी क्योंकि जो नेता थे वहाँ के, वो सफ़ेद पोश नेता उन गुंडे माफियाओं के साथ बैठकर एक पैरेलल सरकार चलाते थे।
माननीय योगी जी ने इस बात को स्थापित किया कि विकास की पहली दरकार यह होती है कि लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो। और लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि आज जिस प्रकार से काम हुआ है, जितने भी माफिया थे पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। युवाओं को हमारे उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों के नाम नहीं मालूम होते थे, पर उनसे कह दिया जाता था कि बताइए मुख्तार अंसारी जी के गैंग के कौन कौन हैं, तो वो बता देते थे। तो आप कैसे उदाहरण गढ़ रहे हैं, यह कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व आपका तय करता है। तो आज योगी जी के उसमें लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में जो काम किया हुआ है, तो उस वजह से आज इन्वेस्टर समिट जैसे यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। 35,000 करोड़ के एमओयू साइन हो रहे हैं। 117 नामी ग्रामी देश विदेश की कंपनियां वहाँ पर आईं और उन्होंने एमओयू साइन किए। निश्चित रूप से ये उभरते हुए उत्तर प्रदेश की कहानी को बताता है और एक जिम्मेदार और ईमानदार नेतृत्व किस प्रकार से प्रदेश का पूरा परिदृश्य बदल देता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। पूरे यूपी में आप सक्रिय हैं, तो मुझे लगता है इसका सवाल तो आपसे बनता ही है, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है। 2017 में, फिर 2019 में, 22 में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के अंदर प्रचंड जीत हासिल करी। 2024 का चुनाव अब सामने है। क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 में वो जीत रिपीट कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करेगी। और मुझे लगता है कि जो भी गठबंधन का नाम देकर आ जाएं लोग, पर वो अपना नाम तो बदल लिए, पर उनका चरित्र तो बदलता नहीं, उनका इतिहास कोई भूलेगा नहीं। और जहाँ तक हमारी पार्टी का काम है, उनकी जो योजनाएं हैं निश्चित रूप से या लोगों से को सीधे उनको फ़ायदा पहुंचाने वाली हों, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों के गांव-गांव घर बनवाने का हो, चाहे किसान सम्मान निधि से किसानों को 2-2 हज़ार रुपये उनके खातों में पहुंचाने का काम हो, चाहे वह गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे वह महिलाओं को एक बहुत बड़ा जो हमारा पॉपुलेशन है, महिलाओं का 50% जिनकी भागीदारी है, आज उनको लोकतंत्र के अंदर उनको 33% की भागीदारी देकर उनकी आवाज़ को प्रखर करने की बात हो। इन सब कामों को लेकर और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से कानून राज स्थापित हुआ है, इन सब बातों को लेकर जब हम जनता के बीच में जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि जब जनता उस वोटिंग मशीन के सामने खड़ी होगी और अपने ऊपर वाले को याद करेगी और तमाम जो है पार्टियों का मूल्यांकन करेगी, तो जिस बटन पर जाकर उनकी उंगली रुकेगी वो कमल का बटन होगा, कोई दूसरा बटन नहीं हो सकता। कोई लक्ष्य निर्धारित करा है? यूपी से कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? हमारी तो इच्छा है कि जिस प्रकार का काम हमने किया है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदलाव हुआ है, उत्तर प्रदेश तेजी से पूरे भारत के मानचित्र पर नहीं विश्व के मानचित्र पर अपना प्रभाव छोड़ रहा है, तो हम 80 से 80 सीटें जीतें, उसमें से एक भी अगर हारते हैं तो मुझे लगता है कि हमें और अभी काम करने की आवश्यकता है। और संगठनात्मक रूप से भी जो हमारा ढांचा खड़ा हुआ है, हमने पन्ना प्रमुख से लेकर हर एक बूथ के अंदर जो हमने एक पूरी की पूरी कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की है, मुझे लगता है कि यह अपने आप में ये सुनिश्चित करेगा कि हम एक भी सीट ना वहां से लूज करें। 80 के 80 सीटें, यानी लक्ष्य निर्धारित है इस बार यूपी के अंदर 80 में से 80 सीटें आप जीतेंगे। हम 400 पार करेंगे केंद्र में और 80 की भागीदारी रहेगी उत्तर प्रदेश। यानी जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया नारा दिया 2024 के चुनाव के लिए कि मोदी सरकार तीसरी बार और अब की बार 400 पार जी, और उसका 20% हम उत्तर प्रदेश से देंगे, उस 400 का 80 सीटें बिल्कुल फाइनल हो गया जी। अच्छा, एक बदलाव देखने को मिल रहा है, एक छोटा सा सवाल इससे जुड़ा ले लेता हूं, फिर आपकी व्यक्तिगत जिंदगी पे हम जाएंगे, क्योंकि नीरज सिंह क्या है वो भी जानना चाहती है जनता। इस बार हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार्डकोर हिंदू छवि से थोड़ी अलग हटते हुए मुस्लिमों पर, अल्पसंख्यकों पर भी थोड़ा फोकस कर रही है। वो चाहे मित्र मोदी अभियान हो, चाहे वो पसमानदा सम्मेलन हो, सूफी सम्मेलन हो, या शुक्रिया मोदी भाईजान को लेकर कार्यक्रम चलाया जा रहा हो। क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी हार्डकोर हिंदू पॉलिटिक्स से थोड़ा बदलाव करते हुए मुस्लिमों को भी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है? नहीं, ये जो छवि हार्डकोर जो छवि की बात आप कर रहे हैं, ये छवि तो मुझे लगता है ये मीडिया द्वारा बनाई जाती है और तमाम जो लोग आकलन करने वाले होते हैं इस प्रकार की छवि बना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी सदैव से रही है।
हमारे यहाँ जब तमाम कमेटियाँ संगठन स्तर पर भी बनती हैं तो उसमें अल्पसंख्यक वर्ग की भी एक कमेटी होती है जो अल्पसंख्यक वर्ग की चिंता करे, उनको पार्टी से जोड़ने का कार्यक्रम चलाए। और पार्टी के योजनाएं भी जो रहीं वो भी किसी वर्ग विशेष को देखकर तो योजनाएं नहीं हुई। जो भी विकास कार्य पहुंचे हो, अगर किसी के घर सिलेंडर पहुंचा तो सिलेंडर किसी के धर्म विशेष देखकर तो पहुंचा नहीं। अगर किसी के घर जो है आयुष्मान कार्ड, अगर उसको 5 लाख का बीमा मिला तो यह उसकी जाति विशेष कर तो देखा मिला नहीं। आज जो लोगों के घरों में जो कल राशन पहुंच रहा है मुफ्त, तो मुझे लगता है कि ये तो अनावश्यक विपक्षी पार्टी द्वारा एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। पार्टी ने सदैव इस बात को कहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और जैसे पहले मैंने कहा कि जब तक 140 करोड़ भारतीय अपने को भारतीय नहीं समझेंगे और अब इस धर्म जाति पंथ में बंटकर एक सपने को देखकर एक दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक भारत विश्वगुरु बन ही नहीं सकता। और इस बार भी पार्टी जिस प्रकार से हर एक वर्ग विशेष तक जाकर उनको केंद्रित करके तमाम योजनाएं चलाती है, कार्यक्रम चलाती है, उसी क्रम में यह सारे कार्यक्रम जिनकी आप बात कर रहे हैं ये चलाए जा रहे हैं। और अल्पसंख्यक समाज के अंदर भी जो कार्य किए गए हैं उनका उल्लेख हम इन बैठकों, इन कार्यक्रमों में करते हैं। और आप देखेंगे कि मुस्लिम वर्ग का भी और तमाम अन्य वर्ग भी, चाहे वो दूसरी पंथ को भी के भी हों, उन सब का सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और मिलता आया भी है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा आपके बारे में जान लेते हैं। आप व्यक्तिगत तौर पर कैसे हैं? नीरज सिंह को क्या पसंद है, क्या ना पसंद है? मेरे बारे में कुछ जानने के फिर भी आपको क्या पसंद है व्यक्तिगत जिंदगी में? नीरज सिंह को क्या पसंद है, ना पसंद है? मैं आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन। नेशनल स्तर तक मैं बैडमिंटन खेल चुका हूँ। उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन भी मैंने किया हुआ है और अभी भी खेलता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि सुबह जो है उठकर सबसे पहला काम मैं अपने बैडमिंटन कोर्ट पे पहुँच जाऊँ। अपनी तमाम जो स्ट्रेचिंग करके, एक्सरसाइज करके मैं बैडमिंटन कोर्ट पर रहता हूँ। और मैं सब बार बार कहता हूँ, कई लोग कहते हैं कि वो व्यस्त हैं। आपने नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट भी किया है? हाँ जी मैंने किया है। और कई लोग कहते हैं कि बहुत व्यस्त हैं इसलिए नहीं जा पाते। मैंने कहा है कि जो कहता है व्यस्त है वो व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त होता है। उसको अपने डेली रूटीन में कम से कम शारीरिक कोई भी व्यायाम या फिर कोई भी गेम तो ज़रूर रहना चाहिए। इट्स ऑल्सो लाइक अ पूजा। जब मन मस्तिष्क शरीर जब अलाइन हो जाए तब आप कहते हैं पूजा का या मोक्ष आपको पाना हो तो आप वो स्टेट होती है। और जब आप खेल भी खेलते हैं तो उसी प्रकार का होता है। और बाकी मैं बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियरिंग मैंने की हुई है। मैं मैनेजमेंट कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप होल्डर हूँ और नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में भी ईश्वर की कृपा से मुझे सिल्वर मेडल मिला था। राष्ट्रपति पुरस्कार भी मुझे प्राप्त हुआ। तो ये सब अचीवमेंट्स हैं जो मैं अपनी तक रखता हूँ। आज आपने पूछा तो मैं आपके सामने उल्लेख कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं पीएचडी भी परस्यू कर रहा हूँ। मुझे मानना है कि सीखने की पद्धति कभी लाइफ में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति समझ ले कि उसे सब कुछ आता है तो मैं अभी भी पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ और कुछ न कुछ चलता रहता है अपना। बाकी तमाम इस गहमा गहमी में, तमाम इस पार्टी के कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ के इतने कार्यक्रम हैं कि अब व्यक्तिगत समय तो कम ही रहता है। लेकिन घर पर कैसा माहौल रहता है? कभी पिताजी से बात होती है? पिताजी से राजनीति को लेकर, घर को लेकर, फ्यूचर को लेकर बात होती है? देखिए, हम लोगों की तमाम व्यस्तताएं इतनी हैं कि साथ में बैठना तो कम ही हो पाता है। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा तो पर हम लोग आज तक अभी कोई भी पारिवारिक वेकेशंस में नहीं गए। जब से होश संभाला तब से वो भी काफ़ी व्यस्त थे और जब छुट्टियां भी मिली तो भी वो कार्यकर्ताओं के साथ ही रहना ज़्यादा पसंद करते थे। अब तो हम लोग ही यहाँ पर नहीं रहते हैं, हमारा घर पे रहना ही महीने में 6 दिन 7 दिन ही संभव हो पाता है। बाकी समय तो हम लोग भी क्षेत्र में ही रहते हैं। पर यह है कि जो भी समय मिलता है कुछ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा हो जाती है, कुछ सामाजिक, और राजनीतिक तो बहुत कम ही हो पाती है क्योंकि हमारे अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं, उनके अपने हैं। पर निश्चित रूप से उनके वास्ट एक्सपीरियंस से और निश्चित रूप से जिस प्रकार से सामाजिक जीवन में उन्होंने तमाम पदों पर रहते हुए अपने को अपयश से बचा के रखा, उस संस्कार को, उन मर्यादाओं को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। आपके सबसे ज़्यादा पसंदीदा राजनेता कौन है? देखिए, मैं आई बिलीव इन प्रैक्टिकल, नेदर इन थ्योरी।
तो मैंने दो राजनेताओं को अपने सामने जो कार्य करते हुए देखा। एक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, निश्चित रूप से मैं उनकी गोद में भी मुझे खेलने का अवसर मिला वो, और एक ऐसा क्षण भी आया जब उनकी अस्थियां लखनऊ आई तो उस कंधे पर उठाकर जनता दर्शन के लिए मैं लेकर गया, वो दुख का क्षण भी देखा। पर राजनीति के अंदर जो उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया, और जब तमाम इस देश के ऊपर लोगों ने कहा कि तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे, पर उस भारत को एक मजबूत देश के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने पोखरण में बम विस्फोट करके भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने का काम किया था। तो निश्चित रूप से उनकी विल पावर को दिखाता था। और इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज जिस प्रकार से उन्होंने देश का पूरा एक स्वरूप ही बदल दिया। आज देश का प्रधानमंत्री जब न्यूयॉर्क में जाता है तो वहाँ टाइम्स स्क्वायर पे खड़े होकर जब हज़ारों लोग भारत माँ का जयकारा लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं यह हमारे अंदर बहुत ही हमारे स्वाभिमान को मजबूत करने वाला होता है। तो मैं कहूँगा कि यह दो राजनेता निश्चित रूप से हमारे बड़े करीब हैं। और अगर मैं अपने पिता के बारे में कहूँ तो मैं उनको अपने पिता के रूप में देखता हूँ, मैं उनमें राजनेताओं को नहीं ढूंढता हूँ। जी, फिल्में देखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अभी लास्ट फिल्म कौन सी देखी? लास्ट फिल्म मैंने देखी और मैं कहूँगा कि सभी लोगों को देखनी चाहिए। मैंने एक देखी थी मूवी 10वीं, और मुझे बहुत अच्छी लगी। वो पूरी शिक्षा किसी के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है उसको दर्शाने का काम किया उसने। किस प्रकार से एक अशिक्षित नेता और एक शिक्षित नेता के बीच में उसकी वर्किंग शैली में कितना फ़र्क आ गया, ये उसने दर्शाने का काम किया था। तो मुझे लगता है कि सबको देखनी चाहिए, अच्छी मूवी थी। आपके फेवरेट अभिनेता और अभिनेत्री कौन है? मेरे तो देखिए, मैं कहूँगा कि मुझे धर्मेंद्र बहुत पसंद है। अच्छा। और पुराने में, अब नए में तो अब तो काफ़ी हो गए हैं, पर धर्मेंद्र मुझे उस समय बहुत पसंद थे। ऑल टाइम फेवरेट? ऑल टाइम धर्मेंद्र थे, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उनकी तरह ही बनना चाहता था। ही मैन वाली उनकी इमेज थी। फिटनेस आपको वहीं से प्रेरणा मिली फिटनेस के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आज तो लोग जिम में और प्रोटीन शेक पीकर काफ़ी बना लेते हैं, पर उन्होंने अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ था और काफ़ी अच्छा, उनकी मूवीज़ बड़ी अच्छी लगती थी। और अभिनेत्री कौन आपकी फेवरेट है? अभिनेत्री वैसे तो सभी अच्छी हैं, सभी कलाकार अच्छे हैं, पर मुझे लगेगा कि वही धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी की जोड़ी अच्छी लगती है। वो जोड़ी फेवरेट है? हाँ, वो जोड़ी अच्छी लगती है। राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं जो जनता सोचती है वही सोचता हूँ मैं उनके बारे में। मुझे लगता है कि विषयों को और गहनता से समझकर जनता के सामने रखने की आवश्यकता है, और एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका वो तभी निभा पाएंगे जब भारत की मूल को वो अच्छी तरह से समझ पाएँ, विषयों के बारे में ज़्यादा गहनता से वो जानकारी करके जब जनता के समक्ष में रखकर एक सकारात्मक रूप से वह कुछ सुझाव दें, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। बस इतना कहूँगा मैं। अखिलेश यादव को बतौर युवा नेता कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कि वो कुछ, जब मैं ज़्यादा तो उनके बारे में नहीं जानता हूँ, पर मैंने उनको कभी टीवी पर देखा तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, और वो इतना राजनीति के अंदर काम में आपकी एग्रेसिवनेस होनी चाहिए, आपके व्यवहार में नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वह आपके अंदर का अहंकार कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है, उससे उनको बचना चाहिए। मेरा तो सुझाव यही रहेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें बहुत नहीं जानता, इसलिए ज़्यादा उस पर टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। अगर हमारी जानकारी सही है तो आपकी एजुकेशन बाहर से भी हुई है? जी हाँ, मैंने बताया आपको, मैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप होल्डर हूँ। अंग्रेजों के पैसे पर अंग्रेजों के यहाँ पढ़ कर आया हूँ। अच्छा, अंग्रेजों के पैसे से आप अंग्रेजों के यहाँ पढ़ कर आए। तो कोई ऐसी, क्योंकि आपने वहाँ पर पढ़ाई करी, आप वहाँ पर रहे, आपको वहाँ का एक्सपोजर है, और आप भारत में काम कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं के बीच रहते हैं, कॉलेज और एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी आपको जानते होंगे। कोई ऐसी एक या दो चीज़ें जो आप चाहते हैं कि वहाँ से भारत में आए? नहीं, मैं मानता हूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस पर अब तो काफ़ी कुछ फोकस हमारी गवर्नमेंट ने किया है। आप मानकर चलिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वहाँ की GDP का 16% खर्च होता है।
कितनी बड़ी, यह जितना डिफेंस में हमारे यहाँ खर्च होता है उतना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे करते हैं। शोध कितना इम्पॉर्टेंट है। भारत का अर्थ होता है भा और रत। भा अर्थात प्रकाश और रत मतलब लगा होना, मतलब प्रकाश की तरफ जो लगा रहे, नई शिक्षा की पद्धति के प्रति शोध करके ऐसा जो सर्वांगीण हो, सबको साथ में लेकर चले और इंक्लूसिवनेस की बात करें। मैं मानकर चलता हूं कि हमारे देश के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। ये चीज़ है जहां पर मैं समझूंगा हम लैग करते हैं। नहीं तो हम तो वो हैं जहां पर तक्षशिला और नालंदा है। हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है वो तो देश के अंदर ही नहीं, विदेश के अंदर भी उसकी जय जयकार है। लोग मानते हैं कि हम पूरे विश्व को ज़ीरो देने वाले हैं, हम नोबेल पुरस्कार प्राप्त सीवी रमन की धरती वाले हैं। तो लोग मानते हैं कि जो हमारा लिटरेचर है, जो हमारा साइंस है, वो शुरू से बहुत एडवांस रहा है। फिक्की के आप चेयरमैन हैं, फिक्की के बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सकें, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, युवाओं को किस तरीके से वहाँ फ़ायदा होगा? देखिए, फिक्की तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको एक प्लेटफॉर्म मिलती है जहां पर पॉलिसीज़ को बनाने के लिए और सरकार को किस प्रकार से एक सकारात्मक सुझाव दे दे। हम लोग तमाम इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तमाम सेमिनार्स करते हैं और जो एक कॉन्क्रीट जो एजेंडा तैयार करके जो कॉन्क्रीट हमें सजेशंस मिलते हैं उनको हम सरकार तक ले जाने का काम करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज गवर्नमेंट ने भी जो कॉन्क्रीट स्टेप उठाए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर, बिज़नेस कम्युनिटीज़ को भी उन्होंने जिस तरह से इस्टेब्लिश करने के लिए तमाम अपने दरवाजे खोले हैं। आज भारत मजबूती से बिज़नेस के क्षेत्र में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी जीडीपी में उसकी भागीदारी भी ज़्यादा बढ़ी है। और जैसे मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर ही कहा, यह उसका एक नज़ीर है कि हम 35,000 करोड़ के MOU साइन कर रहे हैं और जो जॉब जनरेशन उसकी होगी, तो अगर वो सारे के सारे अगर ज़मीनी स्तर पर आ गए तो हम 91 लाख करीब जो है जॉब जनरेट कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए कि हम उसका 35,000 करोड़ का अगर 20% भी अगर हमने अगर उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर दिया तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बनेगी। और अगर उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी तो जो प्रधानमंत्री ने सपना देखा है कि ये भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, तो निश्चित रूप से हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के उस बड़े से सपने को भी पूरा कर पाएंगे। आज हम 5वें पायदान पर हैं जीडीपी के लिहाज से। निश्चित रूप से हम टॉप 3 में भी दिखाई देंगे। हर व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलना आपके लिए संभव नहीं है, लेकिन जो इस वक्त प्रदेश के खासतौर से युवा आपको देख रहे हैं, वो आपको कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपसे कोई जुड़ना चाहते हैं, तो कोई ऐसी कोई वेबसाइट या कोई ईमेल ऐसा कुछ है जहां पर आपको सुझाव दे सकें, आपसे अपनी बात रख सकें फिक्की के दरमियान या किसी भी युवा रोजगार के मेले के दौरान? नहीं, बिल्कुल मैं चाहूँगा कि तमाम सुझाव जो आप हैं नीरज सिंह NEERAJ नीरज सिंह official 8@gmail.com, इस पर आप सभी के सुझाव मैं चाहूँगा, मैं आमंत्रित करूँगा। और मैं तो चाहूँगा कि आप भी इस हमारे प्रकल्पों का हिस्सा बने। आपके माध्यम से जो भी सुझाव आएंगे, उसके आगे के जो भी कार्यक्रम, जो भी योजनाएं बनेंगी, आप सबके माध्यम से हम उसको आगे बनाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ हमारी जो ट्विटर हैंडल है, हमारा फेसबुक हैंडल है और इंस्टा हैंडल है, उससे भी आप सब मुझसे जुड़ सकते हैं। अब से 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं? मैं एक बात जो आपसे शुरू में कही थी कि मैं भारत को एक विश्व गुरु के रूप में देखना चाहता हूँ। उस विश्व गुरु के एक प्राउड नागरिक के रूप में मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। व्यक्तिगत लालसा, मोहसिन जी, मैं कहते हुए मुझे लगता है कि आपको बड़ा ही ड्रामेटिक लगेगा, पर व्यक्तिगत लालसाएं बड़ी कम ही है। ईश्वर ने मुझे कुछ ऐसी सांचे में ढाल दिया है। मैं ये मानकर चलता हूँ कि जब सब लोग साथ में चलेंगे, सब आगे बढ़ेंगे, तो उसमें मेरी भी खुशी है। नीरज जी, आपने प्राइम न्यूज़ को समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तेजी से उभरते हुए युवा चेहरा नीरज सिंह जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए और ये बताया कि किस तरीके से वो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं और किस तरीके से प्रदेश और देश की सरकार देश के नागरिकों के लिए नई नई योजनाएं ला रही हैं और उनके विकास के लिए कार्य कर रही हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। नमस्कार।